This ECG has been taken from the website called ecg.bidmc.harvard.edu. So credit goes to this website and I am displaying this image just for educational purpose only. So इस ECG में मैं वो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस नहीं करूँगा, ब्रीफली व्हाट इज़ द डायग्नोसिस मैं इतना ही डिस्कस करूँगा। इसलिए if you have basic knowledge you might have guessed what is the abnormality here. I won't tell you any history about this patient, you just tell me what is the abnormality. So you might have answer in your mind. Let me tell you my comment on this ECG. So here I can see there are PUFs before each QRS, because you can see here PUFs, there are PUFs. Although here there is, you have difficulty distinguishing PUFs, right? ऐसे देखिए कैसा PUF है, नॉर्मल तो नहीं है भाई, फ्लैट हो रहा है PUF, पूरा बेस लाइन आर्टिफैक्ट है इसलिए भी डिस्टर्ब है। लेकिन यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पे नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है PUF की, तो ये तो एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं है, नहीं फ्लटर है, क्योंकि रेगुलर रिदम भी है यहाँ पर देखते हैं, तो साइनस तो है भाई। अब एक्सिस क्या है, 1 AV ऑफ, सो इट इज मोस्ट लाइकली लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, क्योंकि 1 में पॉजिटिव है, AV ऑफ में निगेटिव है। और आप 2 को देखेंगे तो 2 में पॉजिटिव है और 3 में निगेटिव है। तो इफ़ यू नो हाउ टू कैलकुलेट कार्डियक एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस, you might have analyzed it now. Cardiac axis is left axis deviation, उतना भी लेफ्ट एक्सिस नहीं है लेकिन ये लेफ्ट एक्सिस में है, राइट। तो अब और क्या एबनॉर्मलिटी है भाई, QRS विड्थ को देखो तो कितना वाइड है ये, S1 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स, 3 स्मॉल बॉक्स, 4 स्मॉल बॉक्स में आती है। देखो तो यहाँ से देखो, यहाँ तक देखो भाई, 3.5 to 4 है। यहाँ पर देखते हैं तो कितना है, 1 2 3 4 है, तो डेफिनेटली ये नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मल कितना होता है, 80 से 100 मिलीसेकेंड, तो 3 बॉक्स में भी चला गया तो आप बोल सकते हैं कि वाइड है भाई, ये तो वाइड QRS है। तो वाइड QRS है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वाइड QRS हम देखते हैं तो टैकीकार्डिया रहती है तो हम कहते हैं VT है, नहीं, विदाउट थिंकिंग एनी थिंकिंग, राइट। तो 300 150 175 300 300 150 175, तो 100 और 75 के बीच में है तो टैकीकार्डिया भी नहीं है। तो इसका पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, एक ही पेस्ट रिदम होती है, पेस्ट रिदम होता है ना तो वो भी वाइड दिखती है, लेकिन इसमें पेस मेकर स्पाइक नहीं है और पेशेंट को पेस मेकर कोई नहीं डाली गई थी, इसलिए पेस मेकर नहीं है। तो और क्या हो सकती है भाई, तो बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकती है, बंडल ब्रांच ब्लॉक, यस यस। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी आपको उतना ज़्यादा QRS विड्थ नहीं होती है, लेकिन 3 स्मॉल बॉक्स होती है भाई, इतना उतना भी ज़्यादा नहीं है और लेकिन अपर रेंज में है ना, 3 बॉक्स 3.5 है, तो मोस्ट लाइकली लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं तो डीप यस वेव है, यहाँ पे वाइड QRS है। तो और इधर देखते हैं ना तो QF भी नहीं है, जनरली V5 V6 में हम QF देखते हैं सेप्टल डिपोलराइजेशन के कारण से, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रही है। इसका अर्थ क्या है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकती है। और दूसरी पॉइंट क्या फेवर करती है कि V3 में जनरली देखते हैं ना, V3 में आइसो इलेक्ट्रिक हो जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक कहने का मतलब ऊपर और नीचे का जो एम्पलीट्यूड है लगभग बराबर हो जाता है नॉर्मल R वेव प्रोग्रेशन में, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यस वेव भी डीप है, तो यस वेव अभी तक V3 तक डीप है, तो ये भी फेवर करती है आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो क्या क्या पॉइंट है हमारी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी के साइड में, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, डीप यस वेव,
slurred S wave, wide QRS, right? And दिस नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन नहीं है। तो इतना पॉइंट हमको सजेस्ट करती है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकती है इस पेशेंट में। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ST एलिवेशन जैसा दिख रहा है आपको। ये बेस लाइन है, ऊपर गया है J पॉइंट। यहाँ पर भी देखते हैं कि J पॉइंट ऊपर गई है, यहाँ पर भी देखते हैं तो J पॉइंट ऊपर गई है। तो ये ST एलिवेशन है कि नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो J पॉइंट नीचे गई है, ST डिप्रेशन होकर T वेव इन्वर्सन हो गई है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ST डिप्रेशन हो गई है, यहाँ पर ST डिप्रेशन हो गई है। तो ये ST एलिवेशन EMI हो सकती है? नहीं। आप बोलेंगे नहीं तो क्यों ऊपर गई, ये क्यों नीचे गई भाई? ये क्योंकि ये रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी बोलते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी की। जब डिपोलराइजेशन एबनॉर्मल होगा ना भाई, तो रिपोलराइजेशन भी एबनॉर्मल हो जाता है। ये बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो बंडल एक तो बंडल तो ख़त्म हो गया, तो डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल का तो गड़बड़ होगा भाई। तो गड़बड़ होगा तो रिपोलराइजेशन भी गड़बड़ होगा। तो इसलिए ये रिपोलराइजेशन की गड़बड़ी के कारण से ये डिस्कॉर्डेंस हो जाती है। क्या ये जितना नीचे जाएगा ना उतना ऊपर ये रिपोलराइजेशन के वक्त उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलती है। इसमें ऊपर गई है तो इसमें नीचे जाएगी, इसमें नीचे गई तो इसमें ऊपर जाएगी। तो ये रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी है। देखते हैं भाई T वेव इन्वर्ट हो गई है और नीचे जाकर, तो ये रिपोलराइजेशन एबनॉर्मलिटी है। और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की टिपिकल मॉर्फोलॉजी है भाई, टिपिकल 100%। और एम्पलीट्यूड देखते हैं तो इसको जोड़िए भाई, इसको जोड़िए, ग्रेटर दैन 35 mm होगा तो वोल्टेज क्राइटेरिया फॉर LVH भी मीट हो रहा है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि AVL में 11 mm से ज़्यादा वोल्टेज होगी तो वो भी LVH को क्राइटेरिया मीट करती है। तो ये LVH क्राइटेरिया फुल कर रही है, तो ये दिस पेशेंट को मोस्ट लाइकली LVH है भाई, क्योंकि LVH में भी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होती है, राइट। और ये वोल्टेज क्राइटेरिया भी मीट कर रही है। तो दिस पेशेंट यू कैन से दैट हैज 100% लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी।